हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री में अपने टारगेट 2021 के पहले लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। और देखिए, क्लास 12th के लिए ये सीरीज़ हमने ऑन किया है, ठीक है ना। और मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जब मैंने सीरीज़ लॉन्च की थी तो उसमें आपको मैंने पूरा स्कीम बता कर रखा है कि कब कौन से सब्जेक्ट का वीडियो आएगा और किस टाइम पर आएगा, ताकि आप प्रॉपरली उस टाइम पर उस वीडियो को विजिट कर आसानी से देख पाएँ। आज टारगेट 2021 सीरीज़ के केमिस्ट्री का हमारा पहला लेक्चर है। और क्योंकि ये क्लास 12th के सिर्फ सिलेबस को लेकर मैंने बना रखा है, इसमें आपको कंसेप्चुअली मैंने ये आपसे पूरी तरीके से प्रॉमिस कर रखा है कि आपको पूरे चैप्टर का विद कंसेप्ट नॉलेज जो है अगले 3 से 4 वीडियो में फुल चैप्टर का आपको कंसेप्ट विथ पूरा नॉलेज दिया जाएगा। यानी कि मैं आपसे ये प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं आपको 3 से 4 लेक्चर में एक चैप्टर फिनिश कर दूंगा, ताकि आपके बोर्ड्स तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। साथ ही साथ हम लोग कंपटीशन के भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलेंगे, अच्छे से एकदम बढ़िया से उसको क्या करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। तो देखिए, क्लास 12th की केमिस्ट्री में अगर आपने देखा हो तो 2 बुक हैं। पहले बुक में आपके कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं और कुछ आपके इनऑर्गेनिक के हैं, है ना। ठीक, तो अभी हम उस बुक को होल्ड पर रखते हैं और हम सेकंड बुक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में हम फर्स्ट बुक स्टार्ट कर चुके हैं इस सीरीज़ में। जो आपके लिए मैंने टारगेट 2021 सीरीज़ चालू किया है, उसमें हमने फिजिक्स का फर्स्ट बुक क्या किया है, शुरू किया है। और उसमें आपको चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। आपको 2 लेक्चर्स उसके मिल चुके हैं और केमिस्ट्री का आज से लेक्चर शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसके फर्स्ट बुक को नहीं, हम सेकंड बुक को पहले ख़त्म करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इसका एक मेन रीज़न क्या होता है कि ऑर्गेनिक को लेकर बच्चों में बड़ा ही डर सा एक रहता है ना, कि यार इतने सारे केमिकल रिएक्शंस, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतने सारे केमिकल रिएक्शंस को कौन याद करते बैठेगा, है ना। ठीक, आप यकीन मानिए कि आपको ऑर्गेनिक से प्यार हो जाने वाला है। ठीक, आप बस पूरी तरीके से मेहनत के साथ मेरे साथ लगे रहिए। आपको एकदम महसूस होगा कि यार ऑर्गेनिक तो सिर्फ हम लोग फर्जी में डरते हैं उससे, ठीक है ना। ये तो बड़ा ही खूबसूरत सा और बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है ना। ठीक, आप यकीन मानिए, आपको दोनों केमिस्ट्री से ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक में बस आप 2 बातें मेरी मानिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे जेईई मेन का हो, चाहे नीट का हो, एक एक क्वेश्चन आप इजीली पिक कर आसानी से कर पाएंगे। लेकिन उन 2 आदतों को, पहली आदत देखिए, ऑर्गेनिक आपको तब अच्छी आएगी जब आप खुद पेन बहुत चलाएंगे। अब ये क्या बात हुई, खुद पेन चलाने का मतलब क्या है। देखिए, आप ऑर्गेनिक जब आपको जो लेक्चर में आपने पढ़ लिया है, जो रिएक्शंस आपको बता दिए गए हैं, आपको उसको बार बार लिखना है ना। ठीक, सिर्फ याद नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती हमसे ये होती है ना कि आपको लिखना है ना। ठीक, आप देखिए, पहले उसको देख कर लिखिए, फिर एक बार कोशिश करिए कि क्या बिना देखे हम उस रिएक्शन को लिख पा रहे हैं, उसके पैटर्न को हम समझ पा रहे हैं। ठीक, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप एक बात एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, ऑर्गेनिक आपको तब अच्छी आएगी जब आप पेन बहुत ज़्यादा चलाएंगे, है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार आप उसको लिख लिख कर रिवाइज करेंगे। ठीक, दूसरी बात, आपको ऑर्गेनिक तब अच्छी आएगी जब आप उसके जंक्शन पॉइंट्स को पकड़ना सीख जाएंगे। और वो कैसे करेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। ठीक, कि वो जंक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक में, जहाँ से आपको अपने क्वेश्चंस को ट्रिगर करना है, ठीक है ना। पहली जिम्मेदारी आप निभाइए, दूसरी मैं निभाऊंगा। और हम दोनों लोग अगर इन जिम्मेदारियों को निभाते रह गए तो आप गारंटी मानिए ऑर्गेनिक आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा और आप ईजिली ऑर्गेनिक को पिक कर पाएंगे, आसानी से उसको समझ पाएंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आपके ऑर्गेनिक का हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेंगे। चैप्टर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम थोड़ा समझ तो लें कि ऑर्गेनिक है क्या, क्योंकि हम ऐसे मैक्सिमम लोग तो क्लास 11th में समझना ही नहीं चाहते हैं कि ऑर्गेनिक है क्या, है ना। क्योंकि क्लास 11th मतलब पढ़ाई है ही नहीं, है ना। हम ऐसे तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि क्लास 11th में बोर्ड्स है नहीं तो क्या ही पढ़ना है ना, फ्री होकर घूमते हैं। तो ना वहाँ हम ऑर्गेनिक का जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं, ना ऑर्गेनिक के चैप्टर्स क्लियर करते हैं, क्योंकि टू द लास्ट होता है। तो शुरुआत में थोड़ा जोश रहता है, पढ़ते रहते हैं और एंड तक आते आते कई बार हो सकता है कि टाइम की कमी की वजह से सिलेबस रह गया तो ऑर्गेनिक छूट गया। कई बार हम ही डाउन पड़ जाते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो ऑर्गेनिक छूट गया। मतलब कुल मिलाकर 11th में तो ऑर्गेनिक हम डुबा ही देते हैं, है ना। ठीक, अब वो डूबा हुआ है तो उसको कहाँ से निकाला जाए,
तो फिर हमारे अंदर की अंतरात्मा जागती है और वो क्लास 12th में आकर जागना चाहती है ना, क्योंकि क्लास 12th में तो जगाना ही पड़ेगा, बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, नहीं जगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। इन सभी दिक्कतों के साथ हम क्लास 12th के ऑर्गेनिक को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं आज के लेक्चर में कि ऑर्गेनिक इन जनरल क्या मायने रखता है और ऑर्गेनिक में हम क्या स्टडी करने वाले हैं ना, ठीक। तो ऑर्गेनिक क्या है, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसकी बात अगर आप करना चाहें तो देखिए ऑर्गेनिक के लिए जैसे हम थोड़ा पीछे चलकर बात कर लें, ठीक। आप एक बात थोड़ा नोटिस करते होंगे मेरे लेक्चर्स में कि मैं जब भी किसी टॉपिक के लिए आपको कहता हूं तो बहुत पीछे लेकर चला जाता हूं ना, ठीक। कभी 100 साल, कभी 200 साल, कभी 1000 साल, है ना। लेकिन देखिए शुरुआत वहीं से होती, क्या किया जाए ना, ठीक। अभी जल्दी में कुछ हुआ ही नहीं, तो अगर होगा तो वो भी बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, शुरुआत बहुत पीछे से हुआ है तो वहीं से हमें भी करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक का वैसे तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत पहले से बातचीत होती थी, लेकिन वो उस प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही थी। सबसे पहली बार आप कह सकते हैं जहाँ पर एक बढ़िया और एग्जैक्ट बातचीत शुरू हुई ऑर्गेनिक की, वो 1815 का नियर अबाउट टाइम था। मतलब लगभग 1815 के आसपास की मैं आपको बात बता रहा हूँ, है ना, ठीक। 1815 वाला जो टाइम था, उस समय पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। अभी आप ध्यान से सुन लीजिए इस लेक्चर में। आज का लेक्चर हम लोग थोड़ा प्रॉपरली, स्लो और आराम से रखेंगे। इसके बाद आपको हर चैप्टर में 3 से 4 लेक्चर में प्रोवाइड कर कर एकदम गारंटी के साथ दे दूंगा विथ फुल कंसेप्ट, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी आज के उसमें जरा थोड़ा आप ऑर्गेनिक का एक ओवरव्यू समझ लीजिए, ठीक। 1815 के टाइम पर बर्जीलियस थे जिन्होंने लगभग कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सारे थेरीज पढ़े और कई सारे थीसिस उन्होंने अपने आप में बनाए और उसके बाद उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी, है ना, ठीक। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था, उन्होंने कहा कि देखो कंपाउंड 2 कैटेगरीज से डिवाइड होंगे। ये अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, मैटर पाया जाता है, वो केमिस्ट्री के ब्रांच में आप 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। देखिए इसका डिटेल अगर आपको क्लासिफिकेशन देखना है तो चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, है ना। वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में सब समझा कर रखा है। और क्लास 11th वालों को जब ये जीओसी पढ़ाएंगे, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको मज़ा आएगा। वहाँ पर हम और डिटेल में देखेंगे। यहाँ तो जल्दी जल्दी थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं ना। तो देखो ये अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस था 1815 में। 1815 में बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी बनाया और उनका वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता था जरा समझिएगा। उन्होंने कहा कि कंपाउंड 2 कैटेगरीज में होंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक। और उनका कहना था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज ऑब्टेनेड फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग्स, यानी कि इनऑर्गेनिक जो रहेंगे वो नॉन लिविंग बीइंग से आएंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमेशा जिंदा चीजों से आएंगे, लिविंग बीइंग से मिलेंगे। यानी कि सिर्फ लिविंग बीइंग्स के पास ही वो पावर होती है, वो शक्ति होगी उसके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सके। यानी कि आपके जो कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग से पैदा होने की क्षमता रखते हैं, है ना। अच्छा, उनके ज़माने में बात दिखती भी थी यार, ठीक। आज तो हम इतना डिटेल में जाते हैं तो हमें लगता है कि यार क्या ही बेवकूफ़ी कर गया बर्जीलियस, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है यार, उसके टाइम पर जाकर आप सोचिए तो उसके हिसाब से सोचकर देखिए जरा, है ना। 1815 में वो था, है ना, ठीक। उस समय वो देख रहा कि हम लोग ग्लूकोज कहाँ से पाते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज हम खाते हैं तो भाई या तो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है या तो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। ग्लूकोज तो हमको या तो किसी लिविंग बीइंग से यानी ह्यूमन बीइंग से या किसी एनिमल से मिल रहा है तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और या तो प्लांट से मिल रहा है वो भी एक लिविंग बॉडी है ना, ठीक। तो कुल मिलाकर ये बात तो थोड़ी ठीक लग रही है कि यार ग्लूकोज हमको कहाँ से मिला, लिविंग से ही मिला। क्या किसी पत्थर से ग्लूकोज मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा। भाई हमें भूख लगी, क्या पत्थर चाट कर भूख मिट जाएगी? नहीं मिटने वाली है ना। तो हमें तो किसी प्लांट का ही सहारा लेना पड़ेगा या किसी जानवर को आप मारकर खा डालेंगे, है ना, ठीक। ग्लूकोज का वहीं से एक सोर्स बन सकता है। प्रोटीन को आप देख लीजिए, वो भी किसी लिविंग बीइंग से ही मिलेगा। भाई प्रोटीन के लिए क्या हम पत्थर तोड़ कर लाते हैं? हम तो क्या करते हैं प्रोटीन के लिए, तो चना खा लेंगे, है ना, ठीक। या तो आप क्या कर लेंगे, किसी जानवर को मारकर खा लेंगे, लिविंग बीइंग से ही मिल रहा है, ठीक है ना। आप यूरिया को देख लीजिए, है ना, ठीक। भाई यूरिन में होता है, ठीक है ना, तो भी एक लिविंग बॉडी से बाहर आ रहा है। तो बड़ा कंफ्यूजन हुआ लोगों को कि यार ये तो उस जमाने के हिसाब से तो ये बात ठीक भी लग रही है ना, ठीक। तो आपके बर्जीलियस ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो सोचा है वो गलत भी नहीं है ना। उस जमाने में
बर्जीलियस ने यही सब थिंक कर लिया, यही बहुत बड़ी बात थी, है ना। उन्होंने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग बीइंग से आएंगे, है ना, ठीक। वाइटल फोर्स थ्योरी का स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं, यहाँ हम थ्योरी वरी नहीं लिख रहे हैं, 11th क्लास का जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पूरा लिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, है ना, ठीक। यहाँ आप बस फटाफट सुनिए कि क्या उन्होंने कहा कि ये कहाँ से मिलेंगे, ये मिलेंगे नॉन लिविंग बीइंग से, है ना, ठीक। तो देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमेशा नॉन लिविंग बीइंग से मिलने वाले हैं, ये आपके बर्जीलियस का कहना था, वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना था। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज ऑब्टेनेड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, है ना, ठीक। लिविंग बीइंग से मिलेंगे, ठीक है ना, नॉन लिविंग बीइंग से कभी भी वो नहीं मिल सकते हैं। ये आपके बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी था। उस जमाने के हिसाब से लगभग दिख भी ऐसा रहा था, तो बर्जीलियस ने बता दिया, लोग मानते चले गए। खैर इन्हीं बर्जीलियस के एक स्टूडेंट थे जो 1828 में आया, 1828, है ना, लगभग 13 साल बाद, ठीक। इन्हीं के एक स्टूडेंट थे, किसके, बर्जीलियस के, ठीक। बर्जीलियस के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था वोलर, है ना, ठीक। वोलर ने एक धमाका किया लैब में, है ना, ठीक, क्योंकि इससे पहले वो कोई सोच नहीं रहा था, क्योंकि बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी आ चुका था, सभी को ये पता ही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कभी भी नॉन लिविंग बीइंग से नहीं बन सकते, यानी कि आप लैब में तो बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। भाई लैब में तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मुर्दा चीज़ों को आपस में मिलाते हैं और नई नई चीज़ बनाते हैं। तो ये कहना था कि लैब में जो बनेंगे वो सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। आप HCl बना सकते हैं लैब में, आप H2SO4 बना सकते हैं, आप दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, आप बोरेक्स बना सकते हैं, आप हाइपो बना सकते हैं, है ना, ठीक। यही सारे टाइप के लोग बन पाएंगे, आप अमोनिया बना लीजिए, है ना, ठीक। लेकिन आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। बर्जीलियस की थ्योरी ये थी। लेकिन वोलर ने एक ट्राई मारा कि यार चलो ठीक है, देखा जाए क्या सच में लैब में मैं नहीं बना सकता इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिलाकर। और इत्तेफाक ऐसा बैठा कि पोटेशियम साइनेट के, ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन से उनको यूरिया मिल गया, है ना, ठीक। और पोटेशियम साइनेट का यूज कर कर यूरिया का फॉर्मेशन अपने आप में एक धमाकेदार चीज़ थी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर रही थी, है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी का तो कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कहाँ से मिल सकते हैं, लिविंग बीइंग से मिल सकते हैं। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, लिविंग बीइंग से मिलता भी है, लेकिन इसको तो वोलर ने कहाँ बना दिया, लैब में। और लैब में उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक मरी हुई चीज़ को मिलाकर बनाया है। तो क्या ये बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो लोगों के मन में डाउट हुआ यार कि ये कैसे हो गया, बर्जीलियस साहब ने तो वाइटल फोर्स थ्योरी दिया, उन्होंने कहा कि भैया दो जिंदा चीज़ें जो हैं, जैसे जैसे जिंदा लोग रहेंगे वही वही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना पाएंगे। लेकिन यहाँ तो आपके वोलर ने लैब के अंदर यूरिया जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, और यहीं से वाइटल फोर्स थ्योरी को खराब मान लिया गया। यानी कि अगर आज से लगभग 200 साल पहले आप मुझसे पढ़ रहे होते, यानी कि 1815 से 1828 के बीच में आप पढ़ रहे होते, तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आपको ही लिखाता, द केमिकल कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेनेड फ्रॉम, ठीक है ना, लिविंग बीइंग्स और लिविंग सिस्टम आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हम तो 1815 से 1828 के बीच में है नहीं, हम तो 2020 में चल रहे हैं ना, कोरोना वाले टाइम पर। तो इस वाले टाइम में हम लोग कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करें, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी वायलेट हो चुकी है आज से बहुत साल पहले। क्या और भी कुछ रिएक्शंस आए थे? बिल्कुल। उसके बाद दूसरी बात, कोल्बे ने अपने इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से एसिटिक एसिड को लैब में बना दिया। एसिटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फिर बार्थोलेट ने मीथेन बना डाला। फिर तो एक सीरीज ही लग गई, सबको पता चल गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक फॉर्म हो सकता है और वाइटल फोर्स थ्योरी बेकार है। तो मतलब अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई एक नया डेफिनेशन तो ढूंढना पड़ेगा। अगर पुराने ज़माने के हिसाब से कहा जाता तो हम कह देते जिंदा चीज़ों से मिलने वाली चीज़ को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन आज के ज़माने में तो ये डेफिनेशन चल नहीं पाएगी। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करें? तो एक बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए अब तरीके थोड़े अलग अपनाए जाते हैं, है ना, ठीक। और उसको अलग तरीके से क्या किया जाता है, डील किया जाता है, ठीक। और वो केमिस्ट्री का ब्रांच जहां हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, ठीक। तो ये अपने मन में थोड़ा रेफरेंस रखिएगा कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग तरीके से डिफाइन किए जाते थे और अब के टाइम पर
ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए क्या है, अलग अलग सिचुएशंस दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compounds is known as organic chemistry। ठीक है ना। तो देखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो शाखा, वो ब्रांच या केमिस्ट्री का वो विभाग जो आपको ये एश्योर करता है, जो आपको ये यकीन दिलाता है कि भैया हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे, हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बताएंगे। केमिस्ट्री की उस ब्रांच का नाम क्या रखा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा गया है ना। ठीक, आप IUPAC हेडक्वार्टर पहुँचेंगे और आप वहाँ पर रिसेप्शन पर बैठे हुए मैम से इंक्वायरी करेंगे या सर से इंक्वायरी करेंगे कि सर या मैम हमको बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पढ़ाई जाएगी, हमें कहाँ अच्छे से आएगा। तो आपको एक कमरे का रास्ता दिखाएंगे जिस कमरे के ऊपर क्या लिखा रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही ब्रांच है जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी कराने का ठेका लेता है, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है। वो अथॉरिटी है उसके पास कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूल रेगुलेशंस को अपने हैंड में रखे और उसको समय आने पर उसमें कुछ चेंजेस भी कर सके और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हर एक रिएक्शन को, हर एक रूल्स को, हर एक रेगुलेशन को अपने हिसाब से मॉडरेट कर सके। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी को डील करती हो, उसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग जरा समझ लें, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही स्टडी है तो सबसे पहले हमें तो ये समझ में आना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। मैंने अभी आपसे कहा पुराना ज़माना होता तब तो काम चल जाता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग बीइंग से मिलते हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा मॉडर्न डेफिनेशन देखना पड़ेगा। तो हम अभी के हिसाब से ज़रा डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो इसका डेफिनेशन ये है, ठीक, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके कंपाउंड होते हैं, रियलिटी में कार्बन के होते हैं, है ना। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which have hydrogen with other atoms are known as organic compounds। तो देखिए द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच हैव हाइड्रोजन, यहाँ हमसे हैव मिस हो गया है तो हैव आप लगा लीजिए। देखिए द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच हैव हाइड्रोजन विथ अदर एटम्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन जरूर लगा हो, साथ में और कुछ एटम्स भी होंगे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन पहचान है कार्बन और हाइड्रोजन। आप भी इस बात को अपने मन में फिक्स करिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन पहचान कौन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना, है ना। साथ में अदर एटम्स भी लग सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना ये सबसे बड़ी पहचान है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट होता है और अदर एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नहीं भी, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन पक्का होंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे यूनिकनेस और यूनिक पहचान है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ और आप मुझे बताइए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है CH4। क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बिल्कुल है, क्योंकि एक कार्बन इसके पास है और 4 हाइड्रोजन है इसके पास, है ना। ठीक, तो कार्बन के वो कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन हो और दूसरे भी एटम्स प्रेजेंट रहेंगे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं। जैसे पहला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए हम कह दें CH3O CH3। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ऑर्गेनिक होगा। ऑक्सीजन और जुड़ा हुआ है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन शर्त है कार्बन और हाइड्रोजन का होना, है ना। ठीक, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक, आप अगला देखिएगा HCl, ठीक है ना। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ठीक है ना। देखिए इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और ये L क्या है, ठीक है ना। क्यों, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? आप सोचकर बताइए भाई, हाइड्रोजन कार्बन तो प्रेजेंट है, L क्या चीज़ है, क्यों?
देखिए ये इन रियलिटी में कार्बन नहीं है ना, ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर सी तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, फिर क्या दिक्कत है, बात समझिएगा जरा यहाँ पर। अगर कार्बन सी के आगे कोई कैपिटल लेटर आ जाए, जैसे एच आ गया सी एच, या सी के आगे ओ आ गया कैपिटल में, सी के आगे आपका मान लो एन आ गया कैपिटल में, यानी कि कैपिटल सी के बाद कोई कैपिटल लेटर हो, तो वो एक अकेला सी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ सी के बाद स्मॉल लेटर है, तो ये दोनों एक ही चीज है, और सी एल मिलकर कार्बन नहीं क्लोरीन बनाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, लेकिन कार्बन नहीं है। कार्बन तो सबसे जरूरी चीज है, तो जब नहीं है तो इसको कौन सा कंपाउंड कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट आप देखिए, देखिए क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3COOH, कार्बन है। देखिए अब इसके बाद कैपिटल लेटर है एच, है ना, ठीक। तो CH3COH, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन और एक चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन भी है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस कार्बन हाइड्रोजन से मतलब होता है। ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवा एग्जाम्पल आप मुझे बताइए कि क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है ना, ठीक। तो देखो आप बताइएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। अगला आप बताइएगा, क्या Fe3 फेरिक आयोडाइड, ठीक, क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो इसमें कार्बन है और ना ही हाइड्रोजन। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इनऑर्गेनिक कैटेगरी में रखेंगे। तो सिंपली आपको समझ कर रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। एक दो एग्जांपल आपके सामने मैं वो लिख देता हूँ, जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन भी होता है लेकिन उनको इनऑर्गेनिक नहीं कहा, उनको ऑर्गेनिक नहीं कहा जाता है, इनऑर्गेनिक कहा जाता है। वो थोड़े स्पेशल हैं, उनको ध्यान से भी देखिएगा, ठीक। देखिए जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है HCN, है ना। देखिए इसमें तो C के बाद कैपिटल लेटर है, मतलब ये C कार्बन ही है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्या है, इनऑर्गेनिक है। इसी तरीके से आपका एक और एग्जांपल आप याद रखेंगे तो सही रहेगा, H2CO3, इसमें भी एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन, है ना, लेकिन उसके बावजूद ये ऑर्गेनिक नहीं, क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि ये क्या बवाल था, अभी तो रूल सिखाया गया, इन दो को ही याद रखिएगा, यही दो एक्सेप्शन है, बाकी सब आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, और भी हैं, लेकिन आप इतना याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, है ना, ठीक। आप यहाँ सिंपली समझिएगा कि क्या, क्यों ये नहीं बन पाए, कार्बन हाइड्रोजन होने के बाद भी इनको हम ऑर्गेनिक क्यों नहीं कहते हैं, इनऑर्गेनिक क्यों कहते हैं। देखिए ऑर्गेनिक की सबसे यूनिकनेस आपको बताएं, कार्बन हाइड्रोजन का तो प्रेजेंट होना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ ऑर्गेनिक में क्या होती है समझिए। ऑर्गेनिक में कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है, जैसे CH4 को देख लो, H और, है ना, वो अपने इस H को इजीली यहाँ से निकलने नहीं देता है ना, ठीक। निकलने का मतलब अगर आप कहें कि मीथेन से बात करें कि भैया हमको एक H दे दीजिए, तो ये मना करेगा, बहुत देर तक आपको मना करेगा, है ना। आप कहेंगे 100 रुपये ले लो दे दो, आप कहोगे 200 ले लो, 300 ले लो, 500 ले लो, है ना, ठीक, 1000 ले लो, ठीक, 2000 रुपये ले लो, तब जाकर कहीं माने। तो इस कंडीशन में ये एक सबसे बड़ी पहचान हो जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है ना। या सिंपली आप कह सकते हैं कि कार्बन जल्दी अपने हाइड्रोजन को देता नहीं है, लेकिन ये दोनों बड़ी आसानी से दे देते हैं क्योंकि ये एसिड्स हैं, है ना, ठीक, हाइड्रोसाइनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। तो ये अपने H+ तो बड़ी इजीली डोनेट कर देते हैं, तो ये ऑर्गेनिक के मेन कैरेक्टर को शो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का लेस रिएक्टिव होना, है ना, ठीक। तो ऑर्गेनिक की अब आपके मन में क्या पहचान रहेगी, कार्बन हाइड्रोजन होना जरूरी है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ये होना जरूरी है कि उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक। चलिए ये आपकी बात हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, आप भी पहचान लीजिएगा। अब थोड़ा ऑर्गेनिक का हम लोग एक क्लासिफिकेशन देख लें, एक ओवरव्यू देख लें कि हमें क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो देखिए फटाफट जरा देख लेते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अगर आप देखने लगेंगे, ठीक है ना,
तो सबसे पहले तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला ओपन चेन्ड, ओपन चेन्ड, और इसी को कई लोग एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। दूसरे आपके होते हैं क्लोज चेन्ड और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, कंपाउंड लिख दे रहे हैं सिर्फ, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक, ये होते हैं। फिर अगर आप उसके बाद ओपन चेन में आ जाइए तो ओपन चेन में दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। पहली कैटेगरी जो होती है ओपन चेन में वो होती है हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक, हाइड्रो, और दूसरी होती है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। हाइड्रोकार्बन में तीन क्लासेस होते हैं, मेनली दो होते हैं, ठीक है ना, आप दो क्लास मान सकते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, HC मतलब हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, और दूसरा ग्रुप होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बस एक फैमिली आती है और वो है आपका एल्केन, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड में दो फैमिलीज आती हैं, एल्कीन और दूसरा आता है आपका एल्काइन, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, ठीक। सबसे पहली फैमिली है एल्किल हैलाइड्स, या इन्हीं को हेलो एल्कीन्स भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड के बाद दूसरा फैमिली इसमें होता है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के बाद आपके ईथर्स होते हैं, ठीक है ना। ईथर के बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में दो क्लास पाए जाते हैं। पहला होता है आपका एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड के ही फैमिली के दो मेंबर्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है। अगला ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब इनके डेरिवेटिव में एस्टर आ जाते हैं, एसिड हैलाइड्स आ जाते हैं, एमाइड्स आ जाते हैं, है ना, एसिड एनहाइड्राइड आ जाते हैं। वो इसी चैप्टर में आपको पूरा देखना रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स वाले में, ठीक। और अगले होते हैं आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपको क्या क्या देखना रहता है, तो उसमें नाइट्रो ग्रुप्स देखने रहते हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड और एमीन्स देखने रहते हैं। तो इस फैमिली में भी 5-6 मेंबर्स आपको देखने रहेंगे अलग अलग, जो खुद अलग अलग कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, लेकिन मेन इस चैप्टर में आपको एमीन्स को स्टडी करना होता है। इस वाले चैप्टर के बाद आपका होता है यहीं पर बायोमॉलिक्यूल, और देखिए इन रियलिटी बायोमॉलिक्यूल में कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, लेकिन अब क्लास 12 के स्टडी में है तो यहाँ मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब जरा समझिएगा कि बायोमॉलिक्यूल के साथ आगे के जो चैप्टर्स हैं इन रियलिटी वो मिक्सचर रहते हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल साइक्लिक का भी मिक्सचर होता है, लेकिन क्लास 12 के सिलेबस में तो एक साथ ऐसे लिख दे रहे हैं ना, ठीक। ये आप यहीं तक रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, इनको हम कहीं कंबाइन फॉर्म में भी एक साथ लिख देंगे, है ना, ठीक, क्योंकि वो जनरल एप्लीकेशन के चैप्टर्स रहते हैं, ठीक। तो ये आपके डेरिवेटिव्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है। उसके बाद क्लोज चेन में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। क्लोज चेन भी आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। क्लोज चेन का पहला कैटेगरी जो होता है वो होता है होमोसाइक्लिक, साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड, और दूसरे होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक में फिर फर्दर दो क्लासेस होते हैं,
देखिए पहले हेट्रोसाइक्लिक का लिख दें। हेट्रोसाइक्लिक में भी दो होते हैं आपके क्लासेस। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, 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 हेट्रोसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए इनमें भी फर्दर क्लासेस होते हैं, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने ही नहीं है क्लास 12th में, सब ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने उसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया है। लेकिन जब प्रॉपरली ये टारगेट 2021 सीरीज़ के अलावा मैं वीडियोज़ अब क्लास 12th या जेई मेन या नीट के जब बनाऊंगा, तो आप उन लेक्चर्स को विजिट कर इनका डिटेल क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं। वहाँ मैं इनका डिटेल क्लासिफिकेशन आपको दे दूंगा। यहाँ हमारा मेन फोकस उस पर है जो आपको अभी सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है ना। अब ज़रा समझिएगा कि यहाँ पर दो क्लासेस कौन से हैं। तो पहले आपके हैं एलिसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। देखो ये होमो होते हैं, इसलिए इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है होमोसाइक्लिक, वहाँ हेट्रोसाइक्लिक बताना जरूरी होता है। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और यहाँ वालों को सिर्फ कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। और दूसरा आपका होता है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, तो जिनका पढ़ना है उनका आपको दिखा रहे हैं। आपके फर्दर डिवीज़न होते हैं यहाँ पर बेंजीनॉइड्स एरोमेटिक कंपाउंड, एसी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसमें फर्दर कोई डिवीज़न नहीं है। बेंजीनॉइड्स में फिर दो क्लासेस हैं, ठीक है ना। पहला है आपका बेंजीन, और दूसरे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन आपका पढ़ना है, आपको देखना है। और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन में पहला आपका रहता है एरिल हैलाइड, दूसरा आपका रहता है फेनॉल, फिर आपको पढ़ना रहता है एनिसॉल, फिर आपको देखना रहता है बाईफेनिल, ये इसी में आ जाता है एनिसॉल के साथ ही, एनिसॉल एंड बाईफेनिल ईथर, फिर आपका बेंजन एल्डिहाइड, फिर बेंजेनोइक एसिड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड एंड एनिलीन। इतने आपको बेंजीनॉइड्स वाले में दिख जाएंगे, ठीक। ये आपके पास एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन प्रेजेंट है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ओपन चेन और एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और ओपन चेन मतलब पूरा चेन ओपन रहे, है ना, ठीक। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दूं, जैसे ओपन चेन का एग्जांपल आपका हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें चेन खुला हुआ है। क्लोज चेन का यहाँ एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। देखिए ओपन चेन और क्लोज चेन में क्या फ़र्क है कि इसमें एक कार्बन जहाँ से शुरू करोगे घूमकर वहीं पहुँचोगे, इसमें रिंग बनता है, ठीक है ना। सर्कुलर फॉर्म में आप साइक्लिक प्रोसेस पर रहेंगे, जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ जाएंगे। और ओपन चेन में आपको कोई भी साइक्लिक प्रोसेस अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक साइकिल फॉर्म में घूमें, यहाँ ओपन चेन रहता है, मतलब दोनों टर्मिनल्स के चार कार्बन्स का एक दूसरे में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, वो ओपनली अपने अपने एंड खोल कर रखते हैं, जबकि यहाँ एंड्स क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो ओपन चेन में भी दो टाइप के लोग होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन में फिर दो क्लास होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो देखो ये तो आप क्लास 11th में पढ़ चुके, ठीक है ना। अब आप पढ़ें नहीं पढ़ें, लेकिन ये तो क्लास 11th के सिलेबस में है, ठीक। तो अब के साल तो आपको इसको स्टडी करना नहीं है, ठीक है ना।
आपको अब की साल यहाँ वाले लोगों को स्टडी करना है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को। ये जितने चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इन लोगों को स्टडी करना है। इसके अलावा इस पार्टी के और इस पार्टी के मिले हुए भी 3 चैप्टर्स हैं, ठीक, उनको आपको यहाँ और ऐड करना है आपके क्लास 12 के सिलेबस में। लेकिन उसमें मतलब एलिफेटिक कंपाउंड्स भी रहते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी रहते हैं, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स भी मिल जाएंगे और आपको ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स भी मिल जाएंगे, ए साइक्लिक भी मिल जाएंगे और साइक्लिक भी मिल जाएंगे। तो उसको आप दोनों जगह पर नहीं रख सकते हैं, उस चैप्टर में आपको मिक्सचर पढ़ना होता है। इन शॉर्ट वो एप्लीकेशन टाइप का थोड़ा चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि हम उनको यहाँ कॉमनली लिख देते हैं दोनों के बीच में। पहला आपका जो चैप्टर रहता है वो रहता है बायोमोलिक्यूल। दूसरा जो चैप्टर होता है वो होता है आपका पॉलीमर्स, और जो तीसरा चैप्टर होता है वो होता है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये क्लास 12 के सिलेबस में हैं, लेकिन इन दोनों के मिक्सचर हैं तो उनको किसी एक जगह पर रखना थोड़ा ठीक नहीं होगा। अच्छा, उसमें भी जरा समझिए, अब की साल 2020-21 के लिए बोर्ड के सिलेबस से पॉलीमर को हटाकर रखा गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को ही पूरी तरीके से हटाकर रखा गया। मतलब ये 2 चैप्टर आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर ही नहीं करने हैं। लेकिन हाँ, नीट या जेईई मेन के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ये बात जरा अच्छे से समझ कर रखिएगा कि नीट और जेईई ने इन 2 चैप्टर्स को अपने सिलेबस से बाहर नहीं किया है। आपके सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से या बोर्ड्स के सिलेबस से पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। बाकी चैप्टर्स में भी 30% का आपका सिलेबस क्या किया गया है, कम किया गया है। बायोमोलिक्यूल में बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं। हर चैप्टर में आपको उसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा कि सिलेबस में अब की बार क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर पाएँ। बाकी जो जेईई मेन और नीट देख रहे हैं उनको तो सब पढ़ना है, कुछ नहीं हटाया आपके लिए, आपको सारी चीज़ें देखनी है ना, ठीक। बायोमोलिक्यूल है, ठीक है ना। तो क्लास 12 के लिए आपको देखो क्या क्या देखना है जो आपको अब की साल पढ़ना है। ये क्लास 12 का सिलेबस है आपका। क्लास 12 में आपको ये पूरा देखना है और बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर देखना है। उसके बाद बेंजीन भी क्लास 11th में गया, ये क्लास 11th में आपको था, तो ये तो आपको यहाँ पढ़ना नहीं है। आपको क्लास 12th में ये पूरी प्रॉपर्टी है, ये फैमिली पढ़नी है, एरिल हैलाइड, फेनॉल, एनिसॉल, बेंजीनल्डिहाइड, बेंजीनोइक एसिड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और एनिलीन। अब आप समझिए इसके लिए कोई सेपरेट चैप्टर्स नहीं है, ये इसी में मिक्स रहते हैं। देखो, एल्किल हैलाइड में आप एरिल हैलाइड पढ़ लेंगे, अल्कोहल में आप फेनॉल पढ़ लेंगे, ईथर में आप एनिसॉल बाइफेनिल ईथर पढ़ लेंगे, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में जब आएंगे तो आप बेंजीनल्डिहाइड पढ़ लेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव वाला चैप्टर में आप बेंजीनोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ लेंगे, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले चैप्टर में आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रहेगा। तो यानी कि क्लास 12 के सिलेबस में ये इतना आपका और चीज़ ऐड हो जाएगा ना, ठीक। तो इतना चीज़ आपके सिलेबस में है, बाकी सब तो इसमें ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं, ठीक, ये तो पढ़ चुके हैं आप क्लास 12 में। ये और इधर वाला पूरा जो क्लासिफिकेशन है ये आपको ग्रेजुएशन के सिलेबस में मिल जाएगा, अभी आपको उसको टच नहीं करना है। क्लास 11th हो चाहे 12th हो, आपके सामने सिर्फ देखिए क्लास 11th का ये अपना इतना सिलेबस है, ठीक, और क्लास 12th का आपके सामने ये और इतना ये वाला सिलेबस है, ठीक। बाकी सब अभी आपके रेंज से बाहर हैं, चाहे वो नॉन बेंजीनॉइड्स हों, चाहे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हों, चाहे वो फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही क्यों ना हो, इन सब को आपको स्टडी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। तो आप मैं होप करता हूँ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओवरव्यू आपके मन में आ गया होगा। हम लोग कल से एल्किल हैलाइड को शुरू कर देंगे, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। देखिए, ये एल्किल हैलाइड में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एरिल हैलाइड भी पढ़ना पड़ेगा। तो एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड दोनों हम मिक्स कर पढ़ना शुरू करेंगे, और 3 से 4 लेक्चर मैक्सिमम आपके सामने पूरा आपको 2021 बोर्ड्स के अकॉर्डिंग और जेईई मेन और नीट के अकॉर्डिंग सिलेबस मिलेगा। देखिए, मेरा इस सीरीज़ में मेन फोकस बोर्ड्स के लिए है, तो अगर आप जेईई मेन और नीट को थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, बोर्ड्स पर कम ध्यान देना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को विजिट कर लीजिए, उसमें मैं आपको बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। यहाँ लेकिन मेरा मेन फोकस जल्दी कर बोर्ड्स के पर्पज़ से चीज़ों को बताना है, ठीक है ना।
जेईई मेन और नीट के भी क्वेश्चंस इसमें कवर होते रहेंगे, लेकिन फिर भी मेन फोकस मेरा 2021 बोर्ड्स है। जो बच्चे बोर्ड्स के लिए अब की बार प्रिपेयर कर रहे हैं उनको यहाँ जी जान लगा देना है पढ़ने में, है ना। ठीक, आप गारंटी मानकर चलिए कि आपको पूरा सिलेबस कवर देंगे, ठीक, और अच्छे से आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अगर आप नीट जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। ये आपके लिए एक रिचार्ज पैकेट की तरह काम करेगा जो आपको काफ़ी बूस्ट देगा आपके क्वेश्चंस को करने में। ठीक, तो कल से मिलते हैं फिर, ठीक, एल्केन हैलाइड वाले चैप्टर में। ठीक, आज के लिए आप इतना क्लासिफिकेशन याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट एक अच्छे से ले लीजिए ताकि आप इसका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्या कर पाएँ, नोट कर पाएँ। स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर आप इसको रख लीजिए। ठीक, अच्छे से कॉपी एक बनाकर नोट्स प्रिपेयर किया करिए, है ना। देखिए हर लेक्चर में क्या करेंगे, जैसे आपको एल्केन हैलाइड या हो गया, हर लेक्चर का आपको डीपीपी उसी लेक्चर के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको एज अ लिंक के फॉर्म में मिल जाया करेगा। आपको हर लेक्चर पढ़ने के बाद डीपीपी जरूर सॉल्व करना है अगर आपने कंसेप्ट्स को आप अच्छा और मजबूत करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं और फिर अगले लेक्चर में, ठीक।